प्यारे बच्चों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं शिवम सर आपका अपने इस परिवार अपने इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों बेटा, अभी तक हम लोगों ने 2 वीडियोस एरर की और एक वीडियो हम लोगों ने बेटा वोकैब की कर चुके हैं, जिसमें एरर में हम लोगों ने मिसलेनियस एरर की सीरीज चल रही थी, 1 से लेकर 100 तक हमने करा दिया था। और अगर वोकैब की बात करें तो उसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर की कुछ मीनिंग कराई थी, 25 मीनिंग कराई थी सिनोनिम्स की। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो बेटा आप लोग उसको जरूर जाकर देख लीजिए कि प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी मिसलेनियस सीरीज को आगे रखेंगे। पिछली बार 100 तक हो गया था, आज हम लोग 101 से लेकर 150 तक करेंगे। ओके बेटा। अच्छा, आप लोगों से एक बात और करनी थी मुझे, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि वोकैब को कैसे कराया जाए। उसको हम लोग सीरियल से जैसे करा रहे उस तरीके से कराएं या एसपी बुक पूरी करा दें। तो आप जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है। और बाकी इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कमेंट बेटा जरूर किया करें आप लोग। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 101 ध्यान दीजिए आपकी स्क्रीन पर बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है। अ मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन फॉर अ न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट। अ मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन फॉर अ न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट। अब ध्यान दे बेटा, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? मिल्क की बात किसकी हो रही है बेटा? मिल्क की बात हो रही है। अच्छा, ये मिल्क है कैसा नाउन? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? मिल्क आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है बेटा। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। और आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी जानते हैं अच्छी तरीके से कि काउंटेबल नाउन के साथ आप आर्टिकल ए एन द, ये आप ए और एन का यूज बेटा, आप ए और एन का यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ यूज करते हैं बेटा? काउंटेबल नाउन के साथ। और इस क्वेश्चन में आपको दिखा था आ मिल्क। अब ये मिल्क तो आपका अनकाउंटेबल है, तो यहां पर आर्टिकल ए का यूज नहीं होगा, आप वहां पर ए काट दीजिए। समझ में आ रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2, when the football team walked onto the field the crowd burst into applause but some cheers were heard too। समझिए इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहा है बेटा कि जब प्लेयर मैदान में घुसे तो बहुत सारे लोग, जो कुछ लोग थे मतलब वो चीयर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने यूज किया वहां पर बट का यूज किया है। अब बट क्या करता है? 2 कॉन्ट्राडिक्टरी चीजों को जोड़ता है, 2 कॉन्ट्राडिक्टरी चीजों को जोड़ता है। समझ रहे हैं बेटा? एक पॉजिटिव बात होगी तो एक निगेटिव बात होगी। तो बट के बाद जो हम लोग यूज करते हैं वो होती कॉन्ट्राडिक्शन, यानी निगेटिव बात होती है। तो आगे लिखा था बट सम चीयर्स वर हर्ड टू, कह रहे लेकिन कुछ चीयर्स नहीं, वहां पर आप यूज करेंगे बट सम एब्यूजेस वर हर्ड टू। आप वहां पर चीयर्स को काट दीजिए बेटा, उस चीयर्स की जगह पर आप यूज करिए एब्यूज। क्या यूज करेंगे बेटा? एब्यूजेस। मतलब जब प्लेयर्स फुटबॉल टीम के प्लेयर बेटा मैदान में घुसे तो क्राउड ने कुछ क्राउड ने क्या किया? अप्लॉज यानी तारीफ की, तो कुछ लोगों ने गालियां दी। इस सेंटेंस का कहने का मतलब ये, कुछ ने तारीफ करी तो कुछ ने गालियां दी। तो वहां पर आगे जो चीयर्स था उस चीयर्स को काट कर आप क्या कर लेंगे? एब्यूज कर लेंगे। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 103, a lot of form filling is just red tape and sometimes the forms are so complicated that people cannot make head or tail from them। बेटा ध्यान दें, ये जो make head or tail of something, ये आपका एक इडियम होता है। समझ रहे हैं बेटा? make head or tails of something, इसका मतलब होता है समझ में ना आना या समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। तो ये बेटा आप ये इडियोमेटिक एरर है, आप वहां पर कर लेंगे to that people cannot make head or tail of something from them काट दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 104 ध्यान दे बेटा, you are required to explain your conduct within 2 days of the receipt of this letter। बेटा ये प्रीपोजिशन की एरर है, ऑन द रिसीट होगा, ऑन द रिसीट ऑफ दिस लेटर। 3rd नंबर पे एरर है। क्वेश्चन नंबर 105, I now am knowing all the facts about him and D ऑप्शन इज नो एरर। तो बेटा ये नो एक ऐसी वर्ब है, नो हो गया, नो एक ऐसी वर्ब है जो आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखी जाती है। तो आप यहां पर लिखेंगे आई नाउ नो ऑल द फैक्ट। एम नोइंग को काटिए, एम नोइंग नहीं होगा बेटा, एम नोइंग काट कर आप क्या लिख लेंगे? वहां पर आप लिख लेंगे नो। क्या लिखेंगे बेटा? नो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 106, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान दे बेटा, ठीक है। अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर, वॉज फाउंड नियर ईच अदर। समझिए क्या कह रहा है, अ हॉट एंड अ कोल्ड, एंड से 2 नाउन जुड़ रहे हैं बेटा, और इन दोनों नाउन के साथ आर्टिकल है। आप समझिए, अगर एंड से 2 नाउन जुड़ रही हैं, आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए।
अगर एंड से दो नाउन जुड़ रही हैं, अगर एंड से दो नाउन जुड़ रही हैं और इन दोनों के पहले बेटा क्या है, आर्टिकल आ रहा है, अगर इन दोनों के पहले आर्टिकल आ रहा है तो इसका मतलब बेटा ये एक अलग नाउन है और ये एक अलग नाउन है। तो टोटल कितने लोग हो गए, दो लोग हो गए। इसका मतलब आने वाली जो वर्ब होगी इनके साथ आप लोग वर्ब कैसी लगाएंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो वहां पर लिखा था अ हॉट एंड अ कोल्ड, यानी हॉट अलग है, कोल्ड अलग है, टोटल प्लूरल हो गया। तो इस वजह से आगे आप वहां पर वॉज नहीं, आप वहां पर वर का यूज करेंगे। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 107, ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझिए इस बात को। बिटवीन क्या है बेटा, बिटवीन क्या है, बिटवीन एक आपका प्रीपोजिशन है, बिटवीन आपका एक क्या है बेटा, प्रीपोजिशन है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी इस कॉन्सेप्ट को आप लिखिए कि कहीं पर भी कोई प्रीपोजिशन आ जाए बेटा तो इसके बाद आप कौन सा केस लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस। प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस, आइदर नाउन और प्रोनाउन, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा बेटा आप किस केस का यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। समझ रहे बात को ना आप? तो बिटवीन के बाद वहां पर लिखा था यू एंड आई, बिटवीन यू एंड आई। तो आप ध्यान दें, बिटवीन के बाद यू ऑब्जेक्ट हो गया और एंड से जुड़ने वाली दोनों चीजें समान होती हैं। अगर एंड के पहले सब्जेक्ट है तो बाद में सब्जेक्ट होगा, अगर एंड के पहले ऑब्जेक्ट है तो बाद में भी ऑब्जेक्ट होगा। तो इस वजह से ये ऑब्जेक्ट था, बिटवीन प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट आना था, तो ये यू ऑब्जेक्ट है। अब एंड से आगे जुड़ रहा है तो आगे भी कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो आप आगे यहाँ पर आई नहीं क्या लगा देंगे, मी लगा देंगे। तो बिटवीन आप वहां पर करेंगे बिटवीन यू एंड मी। क्लियर बेटा? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 108। 108 क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आइदर ऑफ द रोड लीड्स टू द पार्क, आइदर ऑफ द रोड लीड्स टू द पार्क। इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझिए, इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए, क्वेश्चन से ही आपको समझाते बेहतर तरीके से। लिखा है आइदर ऑफ द रोड लीड्स, यहीं तक आगे जरूरत नहीं, यहीं तक समझना है। अच्छा देखिए, आइदर क्या है, आपका प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, ठीक। ऑफ आपका क्या हो गया बेटा, प्रीपोजिशन। और आप जानते हैं प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन बाद आता है बेटा ऑब्जेक्टिव केस। यानी ये द रोड यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, द रोड क्या है, ऑब्जेक्ट। आइदर कैसा होता है, आइदर होता है सिंगुलर। आइदर कैसा, तो सिंगुलर। आइदर का मतलब होता है दो में से एक, आइदर का मतलब होता है बेटा दो में से एक, यानी ये सिंगुलर को दर्शाता है। फिर आगे ये वर्ब है। अब एक बात बताइए, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? वर्ब तो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है क्या, आइदर। और आइदर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इस वजह से आने वाली वर्ब कैसी हो जाएगी बेटा, सिंगुलर। इस आइदर की वजह से जो वर्ब आ रही है यहां पर आप लीड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, लीड्स कर देंगे। करेक्ट कर लीजिए आप इसको, क्या लिखेंगे, लीड्स कर देंगे। समझ में आ रही बात बेटा, इंपॉर्टेंट था, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये सब्जेक्ट था, इसके बाद ये प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव केस। प्रीपोजिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब का संबंध होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, और ये सब्जेक्ट यहां पर था आइदर, और आइदर होता है सिंगुलर, और इस सिंगुलर की वजह से आपने यहां पर वर्ब कैसी लगा दी, सिंगुलर वर्ब यानी लीड्स का यूज कर दिया। क्लियर है बेटा? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 109। आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, माई आंट्स, माई कजिन। बेटा टेम्पल के पहले वहां पर आप लोग दा का यूज नहीं करेंगे, टेम्पल के पहले वहां पर दा का यूज नहीं होगा। क्लियर है बेटा? क्यों नहीं होगा जरा आप इसको देख लीजिए, इसका भी कारण है, आप हर एक कारण को समझिए अच्छी तरीके से। ये सब वो एरर है बेटा जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बस मन से पढ़ते रहिए, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। टेम्पल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, चर्च हो गया, मॉस्क हो गया, जेल हो गया, जेल है, प्रिजन है बेटा। इस तरीके की जो बिल्डिंगें हैं इनको हम लोग दो तरीके से यूज करते हैं। एक इनका जनरल सेंस, दूसरा स्पेसिफिक सेंस। समझिएगा, दूसरा स्पेसिफिक सेंस। जनरल सेंस का मतलब मौलिक उद्देश्य के लिए, किसके उद्देश्य के लिए बेटा, मौलिक उद्देश्य के लिए, यानी जिस काम के लिए बनाए गए अगर उसी काम को यहां पर हम सिद्ध करें,
और स्पेसिफिक का मतलब होता है किसी अन्य उद्देश्य के लिए या किसी खास के लिए, किसी अन्य उद्देश्य के लिए, किसी अन्य उद्देश्य के लिए। समझिएगा मेरा भाई। अब ये मौलिक उद्देश्य क्या है? जैसे हम टेम्पल है बेटा, टेम्पल में क्या करने जाते हैं? पूजा करने जाते हैं। तो अगर हम टेम्पल में पूजा करने जा रहे हैं तो हमारा वो क्या सा उद्देश्य? मौलिक उद्देश्य है। लेकिन अगर दूसरा उद्देश्य क्या होता है? पूजा करने नहीं, हम पूजा से मिलने जा रहे हैं, यानी उद्देश्य से हम भटक गए बेटा, वो हमारा हो गया स्पेसिफिक सेंस। तो इस तरीके से जैसे स्कूल में बेटा हम लोग किस लिए जाते? पढ़ने जाते हैं। तो हम लोग रोज पढ़ने जा रहे हैं तो वो हमारा जनरल सेंस है। लेकिन अपने पिताजी तो पढ़ने जाते नहीं, पिताजी कंप्लेन करने स्कूल गए, तो वो कौन सा सेंस है? स्पेसिफिक सेंस है। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है ना? तो टेम्पल की अगर इन सभी की बात करें, इसमें एक और ऐड कर लीजिए, बेड। जैसे बेड बेटा किस लिए होता है? सोने के लिए। और आप बेड में क्या कर रहे हो? खाना खा रहे हो। आप बेड में क्या कर रहे हो बेटा? खाना खा रहे हो। तो वो आपका हो गया स्पेसिफिक सेंस। तो अगर टेम्पल, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च, मॉस्क, जेल, प्रिजन, बेड, इनका यूज अगर जनरल सेंस में होता है तो आप इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है बेटा? आप इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर इनका प्रयोग किसी अन्य अर्थ में होता है, किसी स्पेसिफिक सेंस में होता है, तब आप इनके साथ आर्टिकल कौन सा लगा लेंगे? द आर्टिकल लगा लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बेटा, आ गई ना? तो आप यहां पर क्या करेंगे? क्वेश्चन में आप यहां से आप द को, जो सेंटेंस में आपका यस द लिखा था, आप उस द को काट दीजिए। क्लियर है ना? समझ में आ गया ना? टेम्पल, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च, मॉस्क, जेल, प्रिजन, बेड, और इनके साथ अगर जनरल सेंस में होगा तो नो आर्टिकल, स्पेसिफिक सेंस में होगा तो आर्टिकल द लगा लेंगे। क्लियर है ना? ईयरफोन अपने कानों में लगा कर रखिए और हमारे साथ साथ आप रिपीट करिए। बिल्कुल आपको क्लास वाला माहौल मिलेगा बच्चों। ठीक है ना? अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 110। आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। अब समझिए, ये टाइम एंड टेंस की एरर है, ये टाइम एंड टेंस की एरर है। अच्छे समझिएगा बेटा। आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years before। अच्छा, हमने आपको अच्छी तरीके से सिखाया था, टॉपिक का नाम से ही सिखाया था हमने कि टाइम एंड टेंस ये क्या होता है। मैंने आपको सिखाया था टेंस क्या होता है? वर्ब की फॉर्म। टेंस क्या होता है बेटा? वर्ब की फॉर्म। और टाइम क्या होता है? समय। टाइम क्या होता है? समय। तो ये टाइम एंड टेंस टॉपिक का नाम क्यों था? क्योंकि इस टाइम को देखकर आप वर्ब की फॉर्म बदलते थे। क्लियर है ना? तो इस सेंटेंस में क्या कह रहा है कि आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। अच्छा, एक बात बताएं बेटा, ये 2 years ago, ये 2 years ago टाइम कब का है? 2 years ago टाइम कब का है? पास्ट का। 2 years ago टाइम पास्ट का है। तो इसका मतलब यहां पर आने वाली जो वर्ब की फॉर्म होगी वो भी किस में होगी? पास्ट में होगी। तो जहां पर बेटा लिखा था आई हैव पास्ड, तो आप आई हैव पास्ट को क्या कर लेंगे? आई पास्ड कर लीजिए। क्लियर है ना? तो आप यहां पर लिख लेंगे आई हैव पास्ट को काट कर लिख लीजिए, आई हैव पास्ड को काट कर लिख लीजिए केवल और केवल किसमें? आई पास्ड, यानी पास्ट के इंडेफिनिट में। क्यों? क्योंकि आपको टाइम कब का दिया गया है बेटा? ये 2 years ago टाइम कब का है? पास्ट का। तो टाइम पास्ट का, तो यानी टेंस यानी वर्ब की फॉर्म भी कब की हो जाएगी? पास्ट की हो जाएगी। क्लियर है ना? नोट करते रहिए बेटा। अगला है क्वेश्चन नंबर 111। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इजंट इट। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इजंट इट। बेटा ये क्वेश्चन टैग की एरर है। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना हो, वैसे कुछ इसमें इंपॉर्टेंट था नहीं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 111। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इजंट इट। बेटा ये क्वेश्चन टैग की एरर है। जो क्वेश्चन टैग में क्या होता है, लास्ट में जो टैग लगाया जाता है ना मेरे भाई, तो वो मेन सेंटेंस का, जो मेन सेंटेंस है आपका, उसकी हेल्पिंग और यूज करते हैं। तो शुरुआत वाला जो सेंटेंस है आपका बेटा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये किसमें है? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। किसमें है बेटा? ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है। तो आगे भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। तो जहां पर लिखा था डजंट इट, आप उस डजंट इट को काट कर क्या कर लेंगे बेटा? सॉरी, इजंट इट को काट कर क्या कर लेंगे आप लोग? डजंट इट कर लीजिएगा। जहां पर इजंट इट लिखा है, इजंट इट, इसको काट कर क्या करेंगे आप लोग? डजंट इट। क्यों करेंगे? क्योंकि शुरुआत वाला सेंटेंस द अर्थ मूव्स, अब ये द अर्थ मूव्स बेटा, ये सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। अरे बोलो मेरे भाई, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। इसका मतलब यहां पर आप वर्ब कौन सी यूज करेंगे? प्रेजेंट के इंडेफिनिट की। तो इस वजह से आपने क्या लगा लिया? डजंट इट। क्लियर है ना? इस टॉपिक को पढ़ा देंगे बेटा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा तो हम पढ़ा देंगे। जो भी टॉपिक में आपको, जिन जिन टॉपिक में आपको ज्यादा दिक्कत हो आप उनको बता दीजिए। सभी टॉपिक के नाम मत लिख देना क्योंकि सभी पढ़ाना इतना आसान नहीं है।
तो जिन टॉपिक पर ये जो आपको लगता हो कि जिसमें ज्यादा डाउट है, आप उसको कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हम आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे और उसको हम जरूर एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है बेटा? तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, सॉरी 112 नंबर। अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉर्ट। आप जानते हैं बेटा अनलेस हो गया, हाँ इसको भी समझ लीजिए। हर एक सेंटेंस को हम बेटा प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप नोटबुक पेन और कॉपी साथ में रख के पढ़ा करिए हमेशा और नोट करते रहा करिए, ठीक है। जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनलेस हो गया, आप समझिएगा। अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, हार्डली हो गया, स्कैर्सली हो गया। बेटा ये सभी शब्द हैं कैसे? निगेटिव हैं। कैसे हैं? निगेटिव हैं। और निगेटिव होने की वजह से आप इनके साथ नो का, नॉट का, नेवर का यूज नहीं करेंगे। निगेटिव होने की वजह से आप इनके साथ नो, नेवर, नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो जहां पर लिखा था अनलेस यू डू नॉट, तो आप वहां पर नॉट हटाएंगे, नॉट के साथ साथ वहां पर डू भी हट जाएगा, तो गलती आपकी ए पार्ट पे है। तो अनलेस यू और गिव करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डू नॉट काट दीजिए। नेक्स्ट है ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। समझ रहे बेटा बात को? अच्छा एक बात बताएं, ये जो आपका स्टार्स है ये काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है? आप पहले ही बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जो स्टार्स है ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? बेटा ये आपकी काउंटेबल नाउन है, ये आपकी काउंटेबल नाउन है। बात समझ रहे हैं? अब इसका हमने आपको सिखाया था और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो फिर से देख लें। काउंटेबल अनकाउंटेबल पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जिस नाउन का प्लूरल बन जाए, जिस नाउन का प्लूरल बन जाए वो नाउन कैसी होती है? काउंटेबल। और जिसका प्लूरल नहीं बन सकता दैट इज अनकाउंटेबल। जैसे अगर मैं बात करूं जैसे पेन, तो पेन का प्लूरल क्या होता है बेटा? पेन्स। तो ये क्या है आपका? काउंटेबल। मैंने कहा बॉय, बॉय का प्लूरल क्या होता है बेटा? बॉयज। ये क्या है आपका? काउंटेबल। मैंने कहा आपसे मिल्क, मिल्क का प्लूरल होता है क्या? मिल्क का कभी बेटा मिल्क्स नहीं होता, तो इसका मतलब ये क्या है आपका? अनकाउंटेबल। ऊपर वाली कैसी थी? काउंटेबल। अच्छा मैं अगर बात करूं रूपी की, तो रूपी का क्या हो जाता है? रुपीज हो जाता है। इसका मतलब रूपी कैसा नाउन है? काउंटेबल। इसी प्रकार मैं अगर बात करता हूं मनी का, तो मनी का आपने कभी मनीज सुना क्या बेटा? नहीं सुना। मनी का मनीज नहीं होता, यानी ये कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल। कुल मिलाकर जिन नाउन का प्लूरल बने वो नाउन कैसी होती हैं? काउंटेबल। और जिनका प्लूरल ना बने वो कैसी होती? अनकाउंटेबल। अब बात समझिएगा, तो स्टार्स यहाँ पर कैसा नाउन है? काउंटेबल, क्योंकि स्टार का स्टार्स होता है तो इस वजह से स्टार कैसा नाउन है? काउंटेबल। अब जरा आगे बात ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा है हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। अब यहाँ पर गलती किस बात की दी गई है? मच और मैनी की। मच वर्सेस मैनी। बेटा ये जो मच है ना ये आपका आता है अनकाउंटेबल के लिए, क्लियर है? और मैनी आता है आपका काउंटेबल नाउन के लिए। मैनी आता है आपका काउंटेबल नाउन के लिए। तो यहाँ पर स्टार्स कैसा नाउन था? काउंटेबल। इस वजह से आप वहां पर क्या यूज करेंगे? हाउ मैनी का यूज करेंगे। क्लियर है बेटा? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। द वैल्यूज ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन राइजेज। समझिएगा बेटा, ये यहाँ पर वोकैबुलरी है। डॉलर की जो वैल्यू होती है वो कभी डिक्लाइन नहीं होती। डिक्लाइन मतलब होता है पतन होना, और डॉलर की वैल्यू घटती है तो डिक्लाइंस नहीं, आप वहां पर करेंगे डिक्रीजेज। डिक्लाइन को काटकर क्या लिख लेंगे बेटा? आप वहां पर लिखेंगे डिक्रीजेज। क्या लिखेंगे? डिक्रीजेज। डिक्रीजेज मतलब होता है घटना, और जहां पर डिक्लाइन लिखा था डिक्लाइन का मतलब होता है पतन होना। तो डॉलर की वैल्यू हमेशा बेटा घटती बढ़ती है, तो इस वजह से आप वहां पर क्या लगाएंगे? डिक्रीजेस करेंगे। सही शब्द का चयन करना था यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम अ डॉक्टर, नो एरर। बहुत सिंपल है बेटा, इसके पिछले वाले दोनों वीडियोस में इस तरह की एरर आई थी, मैंने डिस्कस किया था। फिर से बता दें आपको कि अगर कहीं भी आपको वन ऑफ द दिखाई दे तो वन ऑफ द के बाद नाउन कैसी होती है बेटा? प्लूरल। वन ऑफ के बाद नाउन कैसी होती है बेटा? प्लूरल। वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर। नोट करते रहिएगा बेटा। और डिग्री कैसी होती है? डिग्री कैसी होती है?
सुपरलेटिव। डिग्री कैसी होती है? सुपरलेटिव। वन ऑफ के बाद नाउन कैसी? प्लूरल। वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। और डिग्री कैसी होगी? सुपरलेटिव। और यहां पर आप बेटा क्या करेंगे? यस, जहां पर लिखा था वन ऑफ माई डिजायर्स, तो आर नहीं, वहां पर क्या होगा? इज हो जाएगा। आर को काट कर आप इज कर लेंगे। कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्यों ऐसा हुआ, ये भी देख लीजिए। वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बी, आगे सेंटेंस मतलब नहीं है, मैं इतने समझना था। वन क्या है? सब्जेक्ट है। वन क्या है बेटा? सब्जेक्ट। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। ऑफ क्या है आपका? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है बेटा? ऑब्जेक्ट। तो ये माई डिजायर क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। माई डिजायर क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। वर्ब आती है सब्जेक्ट के हिसाब से। अब ये सब्जेक्ट था क्या आपका बेटा? वन। कैसा है ये? सब्जेक्ट सिंगुलर, तो इसका मतलब वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। आर नहीं क्या होगा? इज होगा। ये कॉन्सेप्ट था क्यों हम यहाँ पर इस सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो आप नोट कर लीजिएगा और समझ भी लीजिए कि क्यों हुआ। आर नहीं क्या होगा? इज होगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116। Banks were developed to keep people's money safe and to make it available when they need it. समझिए बेटा, banks were developed to keep people's money safe and to make it possible when they need it. Sentence correct है, no error. Next 117. Based on the newspaper reports, we can conclude that many accidents caused by reckless driving. Sentence आपका पैसिव वॉइस में है, आप वहां पर करेंगे मैनी एक्सीडेंट्स और उस वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले आपको चाहिए कोई ना कोई वर्ब, आप वहां पर लगाएंगे मैनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाई। क्या कर देंगे बेटा? आर कॉज्ड बाई द रेकलेस ड्राइविंग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। ही वॉक्ड टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट। ही वॉक्ड टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट। प्रीपोजिशन की एरर है, वॉक्ड के साथ आप वहां पर टू लगाएंगे। क्लियर है ना? वॉक्ड टिल नहीं होगा, वॉक्ड टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट। क्लियर बच्चों? अब आगे देखिए। द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड वेक्सेशन एंड एंजाइटीज आर मोर देन ही कुड बियर। फिर समझिए बेटा, यहां पर आर नहीं होगा, इज होगा। क्यों होगा? क्योंकि द स्ट्रेन आपका सब्जेक्ट है, अब ऑफ आपका प्रीपोजिशन था, और प्रीपोजिशन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। अब आगे ऑफ ऑल द डिफिकल्टी, ये ऑब्जेक्ट हुआ। एंड के बाद जो जुड़ा है वेक्सेशन, वो भी ऑब्जेक्ट हो गया। एंजाइटी, ये भी ऑब्जेक्ट है। यानी एंड से जुड़ने वाली चीजें समान होती है ना, सभी कुछ ऑब्जेक्ट है। ऑफ के बाद जो भी कुछ था वो सब कुछ ऑब्जेक्ट था। तो आगे वर्ब लगानी है। वर्ब आती है आपकी सब्जेक्ट हिसाब से, और सब्जेक्ट था द स्ट्रेन, जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन था, और इस वजह से आप वहां के साथ क्या लगा देंगे? आप आर नहीं यूज करेंगे, इसका। क्लियर है बेटा? आपकी एरर थर्ड पार्ट पे है, आप आर को काटकर इज कर लीजिए। नेक्स्ट 120 नंबर देखिए। इन द बैकग्राउंड दे कुड हियर जॉन लाफिंग एंड जोकिंग लाउडली। जॉन वॉज द लाइफ एंड सोल ऑफ एनी पार्टी एंड ही वॉज क्रैकिंग अ जोक एवरी फ्यू मिनट्स। समझिए गलती क्या है बेटा? ये लाफिंग एंड जोकिंग, ये क्या है? आपकी एक जिरंड है, और जिरंड के पहले हमेशा हम लोग यूज करते हैं पॉजिटिव केस। इस बात को आप नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से बेटा, समझिए अच्छी प्रकार से कि अगर कहीं पर भी आपको जिरंड दिखाई दे तो इसके पहले आप कौन सा केस लगाएंगे? पॉजिटिव केस। कौन सा केस आएगा बेटा? पॉजिटिव केस आएगा, चाहे वो नाउन का हो चाहे वो प्रोनाउन का हो। जिरंड के पहले हमेशा आप किस केस का यूज करते हैं बेटा? जिरंड के पहले हमेशा किस केस का यूज करते हैं? पॉजिटिव केस का, चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो। अगर दोनों में से कुछ भी यूज हुआ है तो किसी का भी आप पॉजिटिव केस यूज करेंगे। अगर नाउन यूज हुआ है तो आप नाउन का पॉजिटिव केस यूज करेंगे, और अगर प्रोनाउन यूज हुआ है तो आप प्रोनाउन का पॉजिटिव केस यूज करेंगे। समझ रहे हैं ना? तो वहां पर लिखा था लाफिंग एंड जोकिंग। लाफिंग एंड जोकिंग, ये आपकी जिरंड थी, और इसके पहले पॉजिटिव केस यहां पर लिखा गया था, नाउन था जॉन। तो इसका पॉजिटिव केस क्या लगाएंगे? लिखेंगे जॉन्स लाफिंग एंड जोकिंग। नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जिरंड के पहले हमेशा पॉजिटिव केस का यूज करते हैं, चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो। क्लियर है बेटा? अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। आई वॉज थिंकिंग
इफ आई कुड डू एनीथिंग टू हेल्प। याद रखिएगा, थिंक एक ऐसी वर्ब है बेटा, थिंक हो गई, कंसीडर हो गया, अगली आपकी जैसे लव हो गया, हेट हो गया, डिजायर हो गया। बेटा इनके साथ हम लोग कभी भी ना आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करते। अगर ये वर्ब है तो आप इनके साथ आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। तो आप लिखेंगे वहां पर, चूंकि पास्ट में था तो आप वहां पर लिखेंगे आई थॉट, आई एम थिंकिंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आई थॉट हो जाएगा, आई थॉट इफ आई कुड डू एनीथिंग टू हेल्प। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखिए 122, आप इसको नोट कर लीजिए, इस बात को आप नोट करिए बेटा, नोट करिए। नोट कर लिए बेटा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 122, आई मीन नथिंग लेस देन टू कंपेल यू टू कम। समझिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, अच्छे समझिएगा। अगर कहीं पर आपको देन टू दिखाई दे, अगर आपको कहीं पर भी बेटा देन टू दिखाई दे तो याद रखिएगा इसके बाद आपको यूज करना है जिरंड की फॉर्म। बहुत बार पूछा जाता है, इसके बाद आप यूज करते हैं, आपको जिरंड का यूज करना है। तो देन टू कंपेल लिखा था ना बेटा, देन टू कंपेल लिखा था, तो आप उस कंपेल को काट कर क्या कर लेंगे बेटा, कंपेलिंग। कंपेल का मतलब होता है किसी पर दबाव डालना, कंपेल का मतलब क्या होता है बेटा, दबाव डालना। क्लियर है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 123, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन अवर कॉलेज। सेंटेंस करेक्ट है, नो एरर। आगे देखिए सेंटेंस नंबर 124, ही हैज रीड 4 प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन। बेटा ये सेंटेंस आपका पास्ट का है, बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन, अपनी छुट्टी समाप्त होने तक। ये बेटा आपका क्या है, पास्ट का सेंटेंस है, तो यानी वर्ब की फॉर्म भी पास्ट की आएगी। तो ही हैज रीड काट कर आप रीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रेड, उसकी भी स्पेलिंग क्या होती है, READ। तो हैज रीड काट कर आप क्या कर लेंगे, हैज रीड काटिए और आप उसकी जगह पर क्या यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप यूज करेंगे रीड का। क्लियर है ना, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आगे क्वेश्चन नंबर 125, द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क। बेटा एंग्री अगर किसी पर्सन पर होते हैं तो एंग्री के साथ लगाते हैं विद, और अगर किसी के बिहेवियर पर, किसी की एक्टिविटी पर होते हैं तो एंग्री के साथ लगाते हैं एट। तो आप वहां पर यूज करेंगे, और यहां पर क्लर्क की बात कर रहा था तो आप यूज करेंगे एंग्री विद द क्लर्क। क्लियर है बेटा। तो आपकी एरर बी पार्ट पे है। क्वेश्चन नंबर 126 समझिए अच्छे से, 126 नंबर, बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट। याद रखिएगा किसी भी सेंटेंस की शुरुआत कभी बीइंग से नहीं होती, ठीक है। अब क्यों नहीं होती, उसके पहले हम लोग यूज करते हैं इट का या किसी भी प्रोनाउन का, क्यों यूज करते हैं ये भी देखिए। जैसे लिखा है बीइंग अ स्मार्ट बॉय, ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। बीइंग अ स्मार्ट बॉय इज इनकरेक्ट। क्लियर है। अब यहां पर करेक्ट क्या होगा, याद रखिएगा, बीइंग के पहले आपको यूज करनी है प्रोनाउन। अब वो प्रोनाउन आएगी किसके अकॉर्डिंग, जो बीइंग के बाद कोई ना कोई नाउन होगा। अब यहाँ पर ये बॉय था, इस बॉय के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लगाएंगे ही। सेंटेंस करेक्ट लिखेंगे आप लोग, ही बीइंग अ स्मार्ट बॉय, ये वाला करेक्ट हुआ। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई गर्ल होती, जैसे मैंने लिखा कि बीइंग अ इंटेलिजेंट गर्ल, समझ रहे बात को बेटा, तो ये गलत है। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत बीइंग से नहीं होगी, उसकी शुरुआत में आपको कोई ना कोई प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, और वो प्रोनाउन आएगा जो बाद में नाउन या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग। तो इस गर्ल के अकॉर्डिंग क्या होगा, शी होगा। सेंटेंस करेक्ट होगा, शी बीइंग आ नहीं होगा, एन होगा, एन इंटेलिजेंट गर्ल। क्लियर है, ये होगा करेक्ट। इसी प्रकार आपका सेंटेंस लिखा था कि बीइंग अ रेनी डे। अब तो आप समझ गए होंगे कि बीइंग की शुरुआत नहीं होगी, यहां तक गलत था। करेक्ट क्या होगा, इस डे के अकॉर्डिंग, इस डे के अकॉर्डिंग बेटा क्या आएगा, इट आएगा। तो आप करेक्ट करके लिखेंगे इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे, ये करेक्ट है। याद रखिएगा किसी भी सेंटेंस की शुरुआत बीइंग से नहीं होती, किससे होगी, उसके पहले कोई ना कोई प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, और वो प्रोनाउन आएगा किसके अकॉर्डिंग, जो बीइंग वाले सेंटेंस में लास्ट में जो बेटा नाउन या प्रोनाउन नाउन दी गई उसके अकॉर्डिंग होगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ले लिया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 127, ही इज कैपेबल,
he is capable to do this work within the stipulated period। ध्यान दे बेटा, he is capable to do this work within the stipulated period। याद रखिएगा कैपेबल के साथ हम लोग लगाते हैं टू नहीं है, क्या आएगा ऑफ, और ऑफ एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद लगाएंगे आप लोग जिरंड यानी नाउन आएगी, आप यहां पर यूज करेंगे कैपेबल ऑफ डू नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा डूइंग। आप कैपेबल टू डू को काट कर लिख लीजिए कैपेबल ऑफ डूइंग, क्या करेंगे कैपेबल ऑफ डूइंग। क्वेश्चन नंबर 128, आई विल सेंड माई सर्वेंट बट आई कैन नॉट इंश्योर दैट ही विल रीच देयर इन टाइम। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर इंश्योर नहीं होगा, इंश्योर काट कर आप क्या करेंगे एश्योर, किसी को कह रहे हैं दिलासा निश्चित होना। उन्होंने बताया कि हम अपने सर्वेंट को मैंने भेजा है, भेजेंगे, लेकिन हम ये दिलासा या भरोसा नहीं दिला सकते कि वो मतलब वहां पर समय से पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। इंश्योर गलत शब्द है, इंश्योर की जगह पर आप क्या करेंगे बेटा एश्योर करेंगे। क्लियर है ना। 129, द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेंट टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर। देखो हिज आपका एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है और इस पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद आपको चाहिए नाउन, तो साइन नहीं होगा, वहां पर आप यूज करेंगे सिग्नेचर। साइन आपकी एक वर्ब है, साइन काट कर क्या कर लेंगे आप लोग सिग्नेचर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 130, व्हेन यू हैव गॉन थ्रू द पेपर्स काइंडली रिटर्न देम टू अस। When you have gone through the papers, kindly return them to us। सेंटेंस आपका करेक्ट है, नो एरर। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 131, you could be better off these days and this enables you to have little more fun। लिटिल का मतलब निगेटिव सेंस है बेटा, उस दिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और जिन्होंने नहीं देखा वीडियो तो जरूर देखे बेटा। ग्रामर के आपके अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सब आपके रिवाइज हो रहे हैं। आपके लॉकडाउन का आप लोग फायदा लीजिए, और हम जो मेहनत कर रहे हैं आप इसको थोड़ा सा बढ़ाइए, हमको थोड़ा सा आप लोग हौसला दीजिए भाई। चैनल को आप लोग लाइक करें, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को आप लोग शेयर करिए, और लक्ष्य है कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाए बेटा, तो आप लोग को फिर हम जल्दी से लाइव क्लास का भी अनुभव करा दें। ठीक है, तो लॉकडाउन में आपकी जो पढ़ाई बाधित पड़ी है तो पढ़ाई भी आपकी हो जाए अच्छी तरीके से। तो आप लोग सहयोग करें, सपोर्ट करें मैं अच्छी तरीके से, और 1000 सब्सक्राइबर आप लोग जल्द से जल्द पूरा कराएं। हमें पता है कि आप लोग जरूर इस बात को समझ रहे होंगे और प्रयास भी करेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर था आपका बेटा 131। यहां पर लिटिल मोर फन नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ फन की बात कर रहे थे, पॉजिटिव सेंस की बात कर रहे थे, तो आप वहां पर लिटिल काट कर लेंगे आ लिटिल मोर फन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 132, इन दैट होलसेल शॉप दे डू नॉट सेल फीवर देन 10 बैग्स ऑफ राइस। बेटा जहां पर फीवर लिखा है आप उस फीवर को काट कर लेस कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 133, द पीरियड बिटवीन 1980 to 1990 वॉज वेरी इनसिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। समझिएगा इस बात को अच्छी तरीके से बेटा, समझिए। द पीरियड बिटवीन 1980 to 1990 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। बेटा बिटवीन के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, टू नहीं आता, वहां पर क्या आता है एंड आता है, बिटवीन के साथ एंड आता है। लेकिन यहाँ पर पीरियड की बात कर रहा था कि मतलब 1980 से लेकर 1990 तक पूरे टाइम को डिनोट कर रहा था, तो आप यहाँ पर यूज करेंगे फ्रॉम 1980 टू 1990। इसका मतलब ये है कि 1980 से लेकर 1990 तक। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे फ्रॉम किसके साथ यूज होता है बेटा टू के साथ, और बिटवीन के साथ एंड आता है, इस वजह से आप वहां पर बिटवीन का यूज नहीं करेंगे, आप क्या यूज करेंगे फ्रॉम का यूज कर लेंगे। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 134, ही इज वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर इन द इंडियन टीम इजंट ही। बेटा देखिए मेन ये क्वेश्चन टैग की एरर है, मेन सेंटेंस आपका निगेटिव है तो टैग आपका पॉजिटिव होगा। आपको तो टैग का रूल पता ही है ना, टैग का रूल अगर नहीं पता तो पढ़ा देंगे किसी दिन बेटा इस टॉपिक को पूरा। टैग में क्या होता है कि ये मेन सेंटेंस होता है और फिर ये यहाँ पर टैग होता है। अगर मेन सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग कैसा होगा निगेटिव, और अगर मेन सेंटेंस निगेटिव है तो टैग कैसा होगा बेटा पॉजिटिव, तब टैग कैसा होगा पॉजिटिव। और याद ये रखिएगा जो मेन सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है, जो मेन सेंटेंस की वर्ब है वही टैग में किसका काम करती है, वर्ब का काम करती है। ठीक है, और जो मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट है वही जहां पर बन जाता है क्या बेटा प्रोनाउन।
इस बात को आप जानते होंगे, बिल्कुल बेसिक सी बात है ये। तो मेन सेंटेंस यहाँ पर कैसा था आपका, निगेटिव था। मेन सेंटेंस कैसा है बेटा आपका, निगेटिव है, इस वजह से टैग कैसा होगा, पॉजिटिव। तो वहां पर आप लोग इजंट ही नहीं करेंगे, आप वहां पर करेंगे इज ही। क्या करेंगे, इज ही। आप इजंट ही को काट कर क्या कर लेंगे बेटा, इज ही कर लेंगे, क्योंकि सेंटेंस पहला वाला निगेटिव है, ही इज नॉट लगा यानी निगेटिव है, आगे टैग कैसा होगा, पॉजिटिव, आप वहां पर यूज करेंगे इज ही। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वेंट इनटू द बैंक एंड विदड्रॉ सम मनी। बेटा वेंट इनटू नहीं, वेंट टू करेंगे, कहीं पर जा रहे हैं तो आप वहां पर क्या लगाएंगे, टू, वेंट टू द बैंक। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 136, आई फाउंड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग। याद रखिएगा बेटा, ये 2 फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट 2 होगा। इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया जा चुका है ये कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपके ऑर्डिनल हैं, 1 2 3 4 5 6 ये आपके कार्डिनल हैं, और सिंगल, डबल, ट्रिपल ये आपके क्या है, आपके बेटा ये मल्टीप्लिकेटिव है। अगर किसी सेंटेंस में ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव दे दिया जाता है तो इनका भी अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट क्या होता है, सबसे पहले ऑर्डिनल आएगा, फिर कार्डिनल आएगा, फिर मल्टीप्लिकेटिव आएगा। तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, द 2 फर्स्ट नहीं होगा, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द बुक। क्लियर है। आगे देखिए बेटा, बेकन द फादर ऑफ द इंग्लिश एसे हैड अ थर्स्ट ऑफ नॉलेज। प्रीपोजिशन की एरर है बेटा, थर्स्ट के साथ ऑफ नहीं आता है, थर्स्ट के साथ आता है फॉर। आप वहां पर ऑफ काटिए और कर लीजिए थर्स्ट फॉर नॉलेज। क्लियर है बेटा। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 138, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड रीच द स्टेशन। ध्यान दीजिए बेटा, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड रीच द स्टेशन। तो ये सेंटेंस आपका देखिए 2 सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस पास्ट, दोनों ही सेंटेंस पास्ट के हैं, एक पास्ट में पहले हुआ और एक पास्ट में बाद में हुआ। तो जो काम पास्ट में पहले होता है वो क्या लिखते हैं, पास्ट के परफेक्ट में, और जो काम पास्ट में बाद में तो उसको लिखते हैं पास्ट के इंडेफिनिट में। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन छूट चुकी थी, काम वो पहले हुआ और बाद में वो स्टेशन पहुंचे थे, इस वजह से उसको आप लिखेंगे पास्ट के इंडेफिनिट में। आप वहां पर लिखेंगे व्हेन ही रीच द स्टेशन। आपकी एरर सेकंड नंबर पे है, व्हेन ही हैड रीच नहीं होगा, व्हेन ही रीच्ड हो जाएगा। क्लियर है बेटा। आगे देखिए सेंटेंस नंबर 139, ही सेड दैट he will never repeat this he will never repeat the mistake। बेटा ये आपकी नरेशन की एरर है, ये रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में रिपोर्ट सॉरी बेटा, ठंडा पानी पी ले तो उसी का नतीजा है। आप लोग भी बेटा थोड़ा सा अपनी सेहत को बचाइए इस समय और दूर रहिए, ठंडा ठंडा पानी भी मत पीजिएगा, मौसम थोड़ा खराब चल रहा है, ठीक है। और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, एक हमारी तरफ से अपील आपके लिए। He said that he will never repeat the mistake। बेटा ये आपकी एरर जो है बेटा, ये एरर नरेशन की है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है तो आगे आप पास्ट में लगाएंगे ही विल की जगह पर आप क्या कर लेंगे, ही वुड कर लेंगे। क्लियर है ना। अगर आपकी वर्ब पास्ट में है तो आगे आने वाली वर्ब भी पास्ट में होगी, आप वहां पर विल काट कर क्या कर लेंगे, वुड कर लेंगे। नेक्स्ट है बेटा, आई एम एबल टू कोप अप विद ऑल दीज डिफिकल्टीज। नोट करिएगा इस बात को अच्छी तरीके से, ये बहुत बार पूछा जाता है। कोप अप विद, बेटा ये कोप अप विद नहीं होता है, ये आपको एग्जामिनर देगा। कोप अप विद, ये कोप अप विद काट कर आप क्या लिखेंगे, कोप विद, ये करेक्ट होता है, कोप विद करेक्ट होता है, ठीक है ना। आप लिखेंगे वहां पर कोप विद। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड। बेटा ये कल्पना कर रहा है, आई विश का मतलब क्या होता है बेटा, काश, ये कल्पना करता है। और आई विश के बाद कोई भी सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर चाहे जो भी हो, आपको हमेशा क्या लगाना होता है बेटा, आपको आगे लगानी है वर्ब प्लूरल, सॉरी आपको लगानी है आई विश, आई एम नहीं, क्या लगाओगे, वर्ब। हमेशा क्या यूज करोगे आप लोग, आई विश के साथ क्या यूज करोगे, वर्ब। याद रखिएगा आई विश अगर कहीं पर लिखा मिले आपको हमेशा क्या यूज करनी, वर्ब। चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे वो सब्जेक्ट प्लूरल हो, यू हैव टू यूज ओनली वर्ब। आपको हमेशा किसका यूज करना है बेटा, वर्ब का यूज करना है। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 142, शी इज कॉन्फिडेंट टू विन द गोल्ड मेडल दिस टाइम। शी इज कॉन्फिडेंट टू विन द गोल्ड मेडल दिस टाइम। बेटा याद रखिएगा कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट के साथ टू नहीं,
कॉन्फिडेंट के साथ क्या आता है बेटा, ऑफ। कॉन्फिडेंट के साथ क्या आता है, ऑफ। और ऑफ के बाद हमेशा क्या लगाएंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आप लिखेंगे कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग। क्या लिखेंगे, कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग। नोट करिए इस बात को अच्छी तरीके से, नोट कर लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 143, द बॉय लेड इन द शेल्टर फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर समबडी केम टू रेस्क्यू हिम। बेटा लेड नहीं होगा, वहां पर लाई की सेकंड फॉर्म ले का यूज करेंगे, LAY, ठीक है। द बॉय ले इन द शेल्टर फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर समबडी केम टू रेस्क्यू हिम। लेड की सेकंड फॉर्म, सॉरी लाई की सेकंड फॉर्म क्या यूज करेंगे, ले यूज करेंगे। नेक्स्ट है वन, देख लीजिए इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इसको समझिएगा बेटा और अपनी कॉपी में नोट करिए तुरंत, बहुत कंफ्यूज करता है ये, इसको नोट करिए। जैसे लिखा है, एक होता है लाई। लाई का मतलब क्या होता है बेटा, झूठ बोलना, झूठ बोलना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है लाइड, लाइड, ठीक है। एक होता है उसके बाद ले, फिर एक होता है लाई, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, ले, थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेन। इसका मतलब होता है लेटना या कहीं पर रुकना। और एक होता है ले, इसकी सेकंड फॉर्म लेड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेड। इसका मतलब क्या होता है बेटा, लेटाना। तो याद रखिएगा, मतलब जो बॉय था वो रेस्क्यू में लेटा हुआ था, खुद से लेटा हुआ था ना, तो आप यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्या यूज करेंगे, ले का यूज करेंगे। आप वहां पर यूज करेंगे ले का, इसको नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। लाई की सेकंड फॉर्म लाइट, लाइड, दूसरा लाई होता है, इसका मतलब लेटना, इसकी सेकंड फॉर्म ले और थर्ड फॉर्म लेन होती है। फिर एक होता है ले मतलब लेटाना, सेकंड फॉर्म लेड और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है बेटा, लेड। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, दिस वन इज वर्ब की थर्ड फॉर्म। नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल द हाउसेज बिलो वर हार्डली विजिबल। सेंटेंस आपका करेक्ट है, नो एरर। क्लियर है बेटा। आगे देखिए सेंटेंस नंबर 145, काम्बली इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच। याद रखिएगा कि अगर वन ऑफ द के बाद कहीं पर अगर आगे आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिखाई दे जाए, रिलेटिव प्रोनाउन दिखाई जाए तो आने वाली वर्ब कैसी होती है, प्लूरल। अब वहां पर हु कैसा था आपका, रिलेटिव प्रोनाउन था, तो आगे आप वर्ब प्लूरल लगाएंगे, आप वहां पर हैज नहीं, आप वहां पर हैव का यूज करेंगे, ठीक है बेटा। तो हु हैज काट कर क्या करेंगे, हु हैव कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मूवमेंट डिले वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली इन द सिचुएशन। अ मूवमेंट नहीं होगा, वहां पर होगा अ मूवमेंट्स डिले। क्या हो जाएगा, अ मूवमेंट्स डिले हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 147, राम डिसअपॉइंटेड हिज मदर एज ही डिड नॉट राइट टू हर वेरी ऑफन। द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट एंड देयर इज नो एरर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 148, नोट कर लीजिए इसको, पहले इसको आप नोट करिए। नोट कर लिया बेटा। आगे देखिए 148, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम द चेन्नई आई विल कम एंड सी यू। ठीक है बेटा, ये सेंटेंस जो है देखिए कंडीशनल सेंटेंस है। दोनों ही सेंटेंस आपके किसके हैं बेटा, फ्यूचर के हैं। तो याद रखिए कभी भी दो सेंटेंस आपके फ्यूचर में नहीं हो सकते। जो कंडीशन रखी जाती है, कंडीशन हमेशा प्रेजेंट की होती है और रिजल्ट हमेशा फ्यूचर का होता है। तो आफ्टर यू विल रिटर्न नहीं होगा, आफ्टर यू रिटर्न होगा। विल काट दीजिए, फर्स्ट पार्ट पे गलती है, फर्स्ट पार्ट पे विल का यूज नहीं होगा, आप यूज करेंगे आफ्टर यू रिटर्न। क्लियर है। अगला है सीन्स फ्रॉम द फिल्म हैड टू बी सेंसर्ड बिफोर इट वाज रिलीज्ड। बहुत माइन्यूट सी एरर है बेटा, वो कैप बेस्ड एरर दी गई है, आप समझिए अंतर क्या है, देख लीजिएगा। लिखा है सेंस्योर्ड, ये सेंस्योर मतलब होता है किसी की आलोचना करना है, और एक होता है सेंसर्ड। बेटा ये सेंसर्ड जो होता है ये क्या होता है, जो मंजूरी प्रदान करता है ना, फिल्म बोर्ड जो होता है, जो फिल्म बोर्ड होता है जो मंजूरी प्रदान करता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंसर्ड। तो आप ये ऊपर वाला सेंस्योर्ड काट कर क्या लिखेंगे, सेंसर्ड, क्योंकि फिल्म को क्या मिलती है, सेंसर्ड मिलती है ना। तो SU की जगह SOR कर लीजिए, CENSORED, सेंसर्ड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 150, When my sister was ill, I went to the hospital on alternative days। बेटा हॉस्पिटल हो गया, चर्च हो गया,
उसके बाद टेम्पल, मॉस्क, स्कूल, बेड, प्रिजन, जेल, ये सारी वो बिल्डिंग है, मैंने आपको सिखाया, अभी बताया था कि जिनका यूज दो तरीके से होता है। एक इनका मौलिक उद्देश्य के लिए, दूसरा किसी अन्य उद्देश्य के लिए। अगर इनका उद्देश्य मौलिक है तो आप बेटा वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, और अगर किसी अन्य उद्देश्य के लिए करते हैं तो आप आर्टिकल कौन सा लगाते हैं? दा लगा लेते हैं, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। और इस सेंटेंस में कहा गया कि जब सिस्टर बीमार थी तब उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में हम लोग बीमार आदमी को ही ले जाते हैं, तो बेटा ये क्या था? यहाँ पर इनका उद्देश्य, मौलिक उद्देश्य की बात कर रहे थे, तो इस वजह से आप हॉस्पिटल के पहले दा का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है ना? तो हॉस्पिटल पहले आप दा को काट दीजिए। तो बेटा आपको कैसी लगी आज की क्लास? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वो कैब के लिए आप लोग बता दीजिएगा हमें कि बख्शी पूरी करानी है, या हमें मतलब इस तरीके से जो चल रहा है जैसे कंटिन्यू कर रहे हैं, जो हमने आपको प्रीवियस ईयर की जो वोकैब शुरू करा दी है, जो डिफरेंट एग्जाम में, एनडीए में, सीडीएस में, एसएससी में जहां भी पूछी गई वो सारी वोकैब का कलेक्शन करके आपको हम करा रहे हैं। तो जैसा भी हो आप बता दीजिए कमेंट करके, कमेंट से आपके हिसाब से पढ़ाना है। और हाँ, चैनल को बेटा ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं भी आप लोग, क्योंकि अगर 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो आपको हम सीधे लाइव क्लास यहाँ से दे सकेंगे। अब ये यूट्यूब के नियम हो गया कि 1000 सब्सक्राइबर से पहले कोई भी लाइव क्लास नहीं दे सकता है, तो इस वजह से भी थोड़ी सी दिक्कतें हैं लाइव क्लास देने में। तो आप लोग कमेंट भी करिएगा, अपने राय जरूर दें, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और उसके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट।